और दोस्तों शुरू से लेके अब तक ये तो मेरे हालात थे जो मैंने आपको 89 तक के बता दिए। इससे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ और बातें भी बता दूं। इस दौरान में मैंने अपने 2 भाइयों को जापान में बुला लिया था, छोटे भाइयों को। मैंने अपने तकरीबन 2-3 कज़नों को बुला लिया था जो यहाँ पर आ गए थे और जॉब वगैरह कर रहे थे। अच्छा, मेरे 2 भाइयों में से एक भाई जो था ना, वो जॉब नहीं करता था। कहीं भी उसकी जॉब लगाओ तो वो भाग जाता था, छोड़ देता था। और एक कज़न भी ऐसा ही था जो आज भी हयात है, मेरी फूफी का लड़का है। वो भी कहीं जॉब नहीं करना चाहता था, बस वो जापान में रहना चाहते थे खाली। तो मैं इन लोगों के स्टूडेंट वीज़े करवाता था। तो स्टूडेंट वीज़े कराने के लिए $1000 से $1500 लगते थे, जिसमें वो 6 महीने का वीज़ा देते थे। स्कूल की फ़ीस भरनी होती थी और फिर ये लोग स्कूल भी नहीं जाते थे। ना ही ये स्कूल जाते थे, ना घर जाते थे, ना जॉब पर जाते थे, सारा दिन सोते थे। मैं अपनी 2 बेटियों के साथ और बीवी के साथ जिस घर में रहता था, वहीं पे मुझे इनको रखना पड़ता था। फिर वो मेरा एक पुराना दोस्त जो मुझ पे बोझ बन चुका था, क्योंकि किसी की शादीशुदा फैमिली के साथ रहना बिल्कुल ही एक कम अक्ली की बात होती है। और वो भी मेरे साथ चिपका हुआ था, वो कहीं घर नहीं लेता था। मैं उसको कह के थक गया। तो बड़ी मुश्किल से उसने जो है अपनी फैक्ट्री में बात की और फैक्ट्री वाले ने कहा कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। और उसने अपने फैक्ट्री के बिल्कुल सामने एक अपार्टमेंट दे दिया। इस दौरान में मैंने अपने एक मामू थे बड़े, उनको भी बुला लिया जापान। और वो बड़े मामू जो थे, इनके साथ, मेरे दोस्त के साथ एक कावासाकी सिटी में एक फैक्ट्री में लग गए और सामने ही उनको अपार्ट मिल गया। ये जो मेरे 2 भाई थे, इसमें से जो मुझसे छोटा था वो तो बिल्कुल ही बेकार था। वो जो है ना जॉब करता था, ना कमाता था, ना कुछ, बस सारा दिन घर में रहना, टीवी देखना, भाई यही था। ये भी, और मेरा कज़न जो था वो भी ऐसे ही था। तो अब मैं इन लोगों का खर्चा उठा उठा के थक गया था। मेरे 2 बेटियां थीं, ज़ाहिर है मैं भी मेहनत करके कमाता था। फिर मेरी बीवी बहुत तंग होती थी, इन लोगों का खाना भी पकाया, इनके कपड़े भी धोए, इनके अंडरवे भी धोए, इनके मोजे भी धोए। ये 2-3 लड़के मेरे सर पे बहुत अजाब हो गए थे। चाहे कोई भी रिश्ता हो ना, एक मैनर होना चाहिए। मैं आज भी दुनिया में कहीं भी जाता हूँ, कितना करीबी तो मेरे 50-50, 55-55 साल पुराने दोस्त हैं अमेरिका में और कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, यूके में। मैं अपना होटल लेके रहता हूँ, चाहे सस्ता ले लूँ चाहे महंगा ले लूँ, अपना होटल लेके रहता हूँ। मैं कभी किसी पे बोझ बनने, किसी की प्राइवेट ज़िंदगी में ना कभी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। मगर इन लोगों को इस किस्म की कोई अकल नहीं थी। भाई क्यों रहते हो, हमारे बड़े भाई का घर है। मतलब भाभी से ज़्यादा उनका घर था। वो मैं सब चीज़ें निभाता रहा, चलाता रहा, उनके खर्चे उठाता रहा। हालांकि मेरी बीवी नाराज़ होती थी, बहुत नाराज़ होती थी कि भाई हमारी कमाई से ये क्यों खाते हैं। फिर जॉब भी नहीं करते। पाकिस्तान में मैंने उस दौरान में अपनी बड़ी बहन की शादी की थी, फिर मेरा वलीमा वहाँ हुआ था, वो किया था। उसके अलावा मैंने अपने जो छोटा भाई जो था, इसकी भी शादी की थी मैंने। यानी बाप की औलाद की शादियाँ जो है ना, हमने की। ये हमारे कल्चर में बहुत बड़ी ज़्यादती है। अगर आप पैदा करो तो आप जिम्मेदारी उठाओ, चाहे वो मेरा बाप हो, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो। अपने बच्चों की खुद जिम्मेदारी उठाए आदमी। रिश्तों से नाजायज़ फ़ायदे कभी मत उठाओ। मैं अपने माँ बाप को तो जितना दे सकता सब कुछ करके दिया। मैंने अपने भाइयों की शादियाँ की, तीनों भाइयों की शादियाँ मैंने की, दोनों बहनों की शादियाँ मैंने की, फिर अपनी 4 बच्चों की शादियाँ मैंने की यार। और वो भाई जो ज़िंदगी भर मुझे तकलीफ़ देते रहे, ज़िंदगी भर चोरियां करते रहे। जिस कारोबार में उनके साथ मैंने उनको बिठाया ना कि यहाँ देखो ये कारोबार है, बैठो, वहीं पर उन्होंने चोरियां की। चोरियां नहीं की, डाके डाले। ऐसा कर दिया कि काम ही खत्म हो गया। अब क्या क्या ये दुख दुनिया को आदमी बताए, लेकिन दिल चाहता है कि इनके मुंह पे इनको पकड़ के कहा जाए कि तुम लोगों ने मेरे साथ क्या क्या किया है। मैं अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के कहता हूँ,
इन तीनों भाइयों को मैं क़यामत के दिन ज़रूर पकड़ूंगा, ज़रूर पकड़ूंगा। ये मेरा हक़ है, ये मेरा हक़ है। और एक उस शख्स को ज़रूर पकड़ूंगा जिसने जापान में मेरी पहली तनख्वाह ऊपर से लेके उड़ा भाग गया था और मेरा टिकट चुरा लिया था। इन लोगों को मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। ये मेरे बस में नहीं है कि मैंने छोड़ दूं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादती थी। मेरी पहली तनख्वाह थी, मुझे उधार देने थे, मेरे पास खाने को पैसे नहीं थे, मगर वो किस दिल का आदमी था, वो पूरी तनख्वाह ले गया मेरी। और पूछो तो कहा कि नहीं, कुछ भी नहीं, मैं तो नहीं लाया। अब कुछ समझ में नहीं आया। वो सारे वक्त गुजार के अल्लाह ताला ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं खाली 1.5 साल ही तकलीफ़ में रहा। 1.5 साल के बाद से अल्लाह ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने उसके बाद फैक्ट्रियों में भी काम किया, फिर कारपेट के काम में आ गया। कारपेट का काम करके मैं ट्रॉपिकल फ़िश के काम में आ गया। ट्रॉपिकल फ़िश का जब मैंने काम ख़त्म किया तो फिर मैंने जो है वो देखा कि सारे लोग गाड़ी का काम करते हैं, और मैंने योकोहामा में एक ऑफ़िस लिया, घर लिया, और वहाँ पर मैंने गाड़ी के काम की इब्तिदा कर दी। उस टाइम लोग गाड़ी का काम करते थे दुबई, न्यूजीलैंड या 1-2 कंट्रियाँ और थी, ज़्यादा गाड़ी का काम होता नहीं था उस वक्त में। उस वक्त में नया नया काम शुरू हुआ था श्रीलंका की एक्सपोर्ट का। तो मैंने श्रीलंका की एक्सपोर्ट करनी है, श्रीलंका गया, मैंने कस्टमर बनाए, और कस्टमर बना के मैं वापस आया और मैंने उनकी गाड़ियाँ बाइंग की, और मैंने कारोबार, फिर मैंने स्टाफ भी रख लिया, जैपनीज़ 3-4 बंदों का स्टाफ था, और मैंने उनके साथ काम स्टार्ट कर दिया। और मैं जो अच्छा जापानी गाड़ियों का सिस्टम ये होता था कि यहाँ पर लड़के होते थे जिनके पास जॉबें नहीं होती थी, वो गाड़ी लेके निकल जाते थे और शोरूमों पे जाके ना, और ये जो जंकी यार्ड है वहाँ जा जाके गाड़ियाँ, जो फालतू गाड़ियाँ टूटने कटने आती थी ना, वो गाड़ियाँ ख़रीद के फिर हम लोगों को सप्लाई करते थे। तो ऐसे बहुत सारे मेरे दोस्त थे। योकोहामा में मेरे ख्याल उस वक्त में मुझे 50 लड़के जो है ना गाड़ियाँ सप्लाई करते थे, और वो सब ये कहते थे, खालिद भाई आपको गाड़ी देने में एक आराम है, आप दूसरे दिन सुबह पैसे डाल देते हो, और लोग 1-1 महीने पैसे नहीं देते हमको, यार हम तो कैश में ख़रीदते हैं ना। तो मेरा ये था कि मैंने जो गाड़ियाँ आज मुझे डल गई ना 3 बजे, मैं 5 बजे पोर्ट पे जाके वो गाड़ियाँ चेक करता था कि जैसा कहा था वैसा है कि नहीं, और उस लड़के को कहता था पेपर भेजो। वो जब तक पेपर आते थे और होता था, सुबह मैं जाके उनको पैसे दे देता था। अब वो गाड़ी मेरी है, बिके ना बिके जो भी है मेरी है, जिस प्राइस पे ही मैंने ली है। तो फिर वो इस तरह मैंने गाड़ियों का काम में इब्तिदा की, और अल्लाह ने मेरा इतना अच्छा हाथ पकड़ा उस गाड़ी के काम में कि श्रीलंका का काम 90s में मुझसे बड़ा 1 या 2 कंपनी थी, वो भी श्रीलंकनों की थी, वरना योकोहामा में मुझसे बड़ा काम श्रीलंका किसी ने नहीं किया। मैंने बहुत बड़ा काम किया श्रीलंका का। मैंने 100 गाड़ी, 125 गाड़ी महीने की दी। एक गाड़ी $6,000-7,000 की आती थी। उनकी गाड़ी महंगी होती थी क्योंकि उनकी गाड़ी 5 साल के अंदर की गाड़ी होती थी, पाकिस्तान की तरह। लेकिन कस्टमर बहुत था, प्राइस भी आपको मुंह मांगे मिलते थे। $3,000-2,000 हर गाड़ी पे प्रॉफिट था। वो करता रहा। वो काम श्रीलंका का जब हुआ, उसके अंदर भी एक ट्रेजेडी आई। एक श्रीलंकन बायर था मेरा, उसका नाम था वीरा सिंह। जी हाँ, उसने मुझे एक फ़ोन किया और मुझे कहा कि यार, वो महीने में 1 आध गाड़ी लेता था मुझसे, कि मैं जापान आ रहा हूँ, तो क्या मैं तुम्हारे पास रुक जाऊँ। मैंने कहा मेरे पास तो घर तो नहीं रुक सकते, लेकिन चलो ऑफ़िस में रुक जाना, ऑफ़िस में एक कमरा फालतू है। और फिर मैंने उसको, वो जापान आ गया, और जापान आके उसने दूसरे दिन मेरे साथ बैठ के मेरे सामने $1,00,000 रखे। मेरा काम था कम अज़ कम $70-80 लाख का। $1,00,000 रखे और कहा मैं पार्टनरशिप चाहता हूँ, और वो मैंने गलती की, हाँ कर दिया।